हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो जैसा कि बेटा आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे हमने सीखा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम जो होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर के लिए भी और एज वेल एज नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। सो लेट बिगिन, स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है बेटा, सो वी विल स्टार्ट। देखो बेटा, तो मेन को टॉपिक तो आपको पता ही है, क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने वहाँ पे सीखा था, वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो क्या होता है कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू द दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब हमको याद रखना होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते। यानी कि एलिमेंट के एटम से भी रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है बेटा, तो किसी भी एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते। नॉर डू एटम डिसअपियर नॉर द मिक्सचर ऑफ अपियर फ्रॉम एल्सवियर। ना तो कोई एटम डिसअपियर होता है, ना ही कोई मिक्सचर बनता है, ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंस। यानी कि आपको याद रखना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो केमिकल रिएक्शंस में एटम्स के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओल्डर बॉन्ड्स कहते हैं। और जब ये ब्रेक होते हैं, ब्रेक होकर के नया बॉन्ड बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं न्यू केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रेक, यानी कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड वहाँ पे बनते हैं। ठीक है बेटा, कैसे बनते हैं वो हम यहाँ समझेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या कोयला है हमारे पास, कोयला यानी कार्बन है, और कार्बन को हम यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल है। अब एक चीज़ तो आप हमेशा से सीखी होगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जब जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन गैस की नीड होती है। यानी कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट के वो जल ही नहीं सकता, ऑक्सीजन की नीड तो होगी होगी। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे तो किस तरह से रिएक्शन होगी। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे रहेगा आपका कार्बन, ये कार्बन है, और ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कंबाइन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के दो एटम के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। देखो जैसे कार्बन ले लिया, अब कार्बन क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना, दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे क्या बन के आएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कहीं ना कहीं अगर मैं जैसे कि आपसे पूछूं कि यहाँ पे टाइप पूछा जाए केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का कौन सा टाइप है, तो आप ये देखो, अगर कार्बन के बारे में पूछा जाए, कार्बन एक एलिमेंट है या फिर वो कंपाउंड है, तो देखो बेटा एक चीज़ आप सीख लीजिए, यहाँ पे दो चीज़ें आपको जाननी होंगी। एक तो बेटा हमारे पास होता है एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है एलिमेंट्स की। वहाँ पे अगर किसी फॉर्मूले में अगर सेम एटम्स होते हैं, अगर किसी फॉर्मूले में सेम एटम्स होते हैं, तब तो उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और एक प्रोसीजर होता है कंपाउंड का, मतलब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कंपाउंड्स में ये होता है मोर देन वन टाइप एलिमेंट, मोर देन मोर देन वन मोर देन वन टाइप्स मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम्स। यानी कि अगर किसी फॉर्मूले में एक से ज़्यादा तरह के अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अगर एक ही तरह के एलिमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे डेजिग्नेट करना हो कि यहाँ पे कार्बन जो है क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है या फिर एटम है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ बता पाओगे, सर यहाँ पे कार्बन जो रहेगा ना वो एलिमेंट रहेगा। कार्बन क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे एलिमेंट है ना। क्यों रहेगा, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे एक ही तरह के एटम है, मतलब कार्बन है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास भी एक तरह के एटम है, कौन से वाले हैं, ऑक्सीजन एटम है। तो मतलब ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। लेकिन जो कंपाउंड यहाँ पे बन के आया है एज अ प्रोडक्ट, उसमें देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक तो कार्बन का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का है। तो अगर इसे डेजिग्नेट करना हो तो आप इसे क्या कहोगे, सर ये कंपाउंड जो रहेगा, ये इसे तो हम यहाँ पे कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे कंपाउंड। और ऑक्सीजन क्या था हमारे पास यहाँ पे, एलिमेंट, और कार्बन क्या था हमारे पास, एलिमेंट। तो अगर एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन लग रही है, तो आप बताओगे सर यहाँ पे ना दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और कॉम्बिनेशन होकर के एक कंपाउंड यहाँ बन के आ रहा है। इसका मतलब इस तरह की केमिकल रिएक्शन जो होती है इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे और भी रिएक्शन हम सीखेंगे, जैसे देखो जरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वाटर के फॉर्मेशन देखा हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन के दो एटम्स जैसे ही ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन के आता है, वाटर बन के आता है। ठीक है, तो वन एटम ऑफ यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या बन के आता है, वाटर बन के आता है।
अगर यहाँ पे वही स्ट्रेटजी फिर से लगाई जाए और पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, यहाँ देखोगे जरा, ऑक्सीजन को क्या डेजिग्नेट करोगे बेटा, एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ही दो एटम है, मतलब सेम टाइप के एटम्स है, और सेम टाइप के एटम्स होते हैं तो क्या कहलाता है, कंपाउंड, एलिमेंट कहलाता है, मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला जो होता है वो एलिमेंट कहलाता है। ये हाइड्रोजन है बेटा, इसे क्या कहेंगे, एलिमेंट, और ये जो H2O है, यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे हम यहाँ पे कहेंगे कंपाउंड। तो अब क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट मिल करके फिर से यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे सर ये भी जो है यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगी, दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओवर हियर, ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अब हम सीखते हैं सबसे पहली जो रिएक्शन जो बेटा हमारे पास आएगी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला पार्ट जो डिस्कस करेंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर अस, ओके। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आता है कि जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं, तो यही चीज़ तो केमिकल रिएक्शन पर भी अप्लाई होगी। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक एटम है या कोई भी सब्सटेंस है ए टाइप का, अगर ए टाइप का सब्सटेंस जैसे कि बी के साथ यहाँ पे कंबाइन करे, मतलब यहाँ पे ए ले लिया और ए यहाँ पे क्या करे, बी के साथ कंबाइन करे, और कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाए, ए बी। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे ये कोई एक सब्सटेंस है, ये कोई एक सब्सटेंस है, यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड मिला हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड होते हैं या कोई भी एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि लेफ्ट साइड के जितने भी यहाँ पे कंपाउंड होते हैं या फिर जो एलिमेंट होते हैं, इन्हें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे ना, रिएक्टेंट्स। सो दीज आर बेसिकली रिएक्टेंट्स बेटा, इन्हें तो यहाँ पे कहा जाएगा दीज आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। और इनके कॉम्बिनेशन से जो यहाँ बन के आता है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, ये यहाँ बेटा आपका प्रोडक्ट रहेगा। अब हमें क्या करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बेटा जो है वो विद इन 1 सेकेंड पहचानना है। पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है कि जब कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड पे, बुक पे, कहीं पे भी कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी हो, तो आप वहाँ नोटिस करोगे कि वहाँ पे दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट या एक कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं और मिल करके यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो या दो से भी ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में केवल एक ही सब्सटेंस होगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप बताओगे दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि जब दो या दो से भी ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली यू कैन सी दैट कि ए केमिकल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो आ गई। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लिया जाए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ जब मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं। तो क्या आप यहाँ पे डेजिग्नेट कर सकते हैं कि ये भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो आप कहोगे सर यस, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बताओगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है सर, ये कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के एलिमेंट है। और पानी भी क्या है सर, ये भी कंपाउंड है। तो एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड से कॉम्बिनेशन हो रहा है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब आपकी क्लास 10th के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं स्लेट लाइम कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो बेटा, जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया और एक बीकर के अंदर यहाँ पे बॉटम साइड में हमने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रखा हुआ बेटा, क्या रखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला कंपाउंड, ओके। अब इस बीकर में सपोज दैट हमने यहाँ पानी लिया हुआ है, तो पानी को जैसे ही इस कैल्शियम ऑक्साइड में आप डालोगे यहाँ पे और एक थर्मोमीटर यहाँ पे लगा देंगे, दिस इज द थर्मोमीटर, तो आप ये देखोगे कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है पहले यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और जैसे यहाँ पे पानी आपने डाला तो उसका टेम्परेचर रेज होगा, थोड़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा और वो 30 अप्रॉक्स 30 तक पहुँच जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करोगे, अपने हाथ का ये जो सेंसिटिव पार्ट जो होता है इसे बीकर के इस वाले पोर्शन के साथ टच करोगे तो आप ये फील करोगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन बिकम वार्म, यानी कि सॉल्यूशन थोड़ा सा पहले से ज़्यादा गर्म हो गया है। यानी कि इस चीज़ से ये समझ में आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जब पानी के साथ जब वो रिएक्शन कर रहा है तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन में हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है बेटा। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि आपको पता है कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये सिंपली ये कहोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का काम होता है लाइट को एमिट करना, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन करना, प्रकाश देना। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे लाइट के साथ साथ हीट भी एमिट करता है। तो आप कहोगे सर यस, ये सर लाइट तो एमिट करता ही करता है, लेकिन यहाँ पे हीट भी साथ साथ यहाँ पे इवॉल्व करता है, मतलब हीट भी निकलती है। तो मतलब ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है ना। तो यहाँ पे चीज़ें आपको जाननी है। तो डू यू नो, आप जानते हैं कि एक सॉल्यूशन जो होता है सिलिक लाइम का, वो प्रोड्यूस करता है इज़ यूज फॉर द वाइट वॉशिंग द वॉल। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो स्लेक लाइम होता है, मतलब कि इसका फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कहा गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाइट वॉश की तरह यूज़ करते हैं दीवारों पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि जो हमारे घर की दीवारें जो होती हैं उन पर जो पेंट किया जाता है, वाइट वॉश जो किया जाता है, बेसिकली वो किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान ध्यान रखनी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, धीमे धीमे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एयर के साथ वहाँ पे रिएक्ट करता है, और क्या करता है, एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है ऑन द वॉल्स। यानी कि जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, आपने नोटिस भी किया होगा जब आप वाइट वॉश को पहली बार जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पेंट वाइट वॉश हुआ ही नहीं, मतलब एक बहुत पतली सी लेयर लगती है और आपको लगता नहीं है कि ग्लो नहीं आता है। लेकिन जब आप वाइट वॉश करने के बाद जब उसे 2 या 3 घंटे के लिए छोड़ देते हो और उसके बाद जब आप उसे देखते हो तो एक ग्लो आना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि वहाँ उस कमरे के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है वो इन दोनों के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाता है, कंबाइन करके वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है CaCO3। तो CaCO3 की जो एक लेयर है वो वॉल्स पर डिपॉजिट हो जाती है और डिपॉजिट होकर के वो ग्लो करना शुरू कर देती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब वो कमरे की जो वॉल्स है वो ग्लो करती हैं तो वो ग्लो कब करती हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से करती हैं। ठीक है बेटा। एक पॉइंट और भी है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद, तो वाइट वॉशिंग एंड गिव्स द शाइनी फिनिश टू द वॉल, जिससे कि हमारी जो वॉल्स है वो शाइनी फिनिश देती हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती हैं जब हम कमरे के अंदर लाइट बर्न करते हैं, लाइट को जब जलाते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो मार्बल हमारे सराउंडिंग होता है, जो हम फर्श पे जो बिछाते हैं ना मार्बल, तो मार्बल का फॉर्मूला भी जो होता है ना बेटा वो CaCO3 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसे मार्बल भी होते हैं, जैसे लाइमस्टोन भी कहते हैं। देखो काफ़ी सारे इसके नाम हैं, जैसे कि हम बात करेंगे इसे, कभी कभी अगर इसे रॉक की बात करेंगे तो इसे रॉक को हम यहाँ पे लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो लाइम मतलब नेचर में जो कैल्शियम कार्बोनेट जो पाया जाता है स्टोन के रूप में, तो रॉक्स में, तो उसे लाइमस्टोन कहते हैं। तो लाइमस्टोन इसका जो है वो एक रॉक फार्मूला है लाइमस्टोन। मार्बल का फार्मूला भी CaCO3 होता है ना। और जो वॉल्स पर आप वाइट वॉश अप्लाई करते हो उसका फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। तो आपको ये चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है बेटा। आगे रिएक्शन कैसी है तो मैंने आपको बताया दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ट्रीट करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जैसे हम लोग यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन भी कह सकते हैं। आगे बेटा हम सीखेंगे, यहाँ पे पानी का फॉर्मेशन भी होता है। आगे हम सीखने वाले हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो अच्छे से समझते हैं हम लोग। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं कि जिनमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे हीट की बात करेंगे तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी बेटा, हीट इवॉल्व होगी। या आप इसे इवॉल्व लिख दो बेटा, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हो कि हीट यहाँ पे रिलीज होगी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व या फिर रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आप जानते हैं, नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन, यानी कि CH4। तो CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। आपने एक नाम सुना होगा कि आजकल बहुत सारे व्हीकल्स में एक गैस का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, जिसे कहते हैं CNG। तो CNG बेसिकली जो होता है वो होता है हमारे पास कॉम्प्रेस्ड, यानी कि जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो CNG की फुल फॉर्म होती है। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, CNG बोलते हैं, जो कि एज अ फ्यूल यूज़ होती है। तो हमने देखो बेटा यहाँ पे मीथेन ले लिया। अब मीथेन को बर्न करना है तो क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही बर्न होती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और साथ ही साथ क्या बनाती है, पानी बनाती है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना होगा कि इस रिएक्शन में काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है, और इसी हीट का जो यूज़ है वो हम एज अ एनर्जी के सोर्स पर करते हैं। मतलब ये इंजन जो होते हैं, इंजन, अगर हम इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो हीट है
वो एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, मतलब इसी एनर्जी का यूज़ हम इंजन को रन करने के लिए भी करते हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी सोर्स, ठीक है बेटा। तो मतलब यहाँ पे क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट रिलीज, तो हमने बताया भी है, रिएक्शंस इन विच द हीट इज रिलीज, जहाँ पे हीट निकलती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक एग्जांपल और भी है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने हाथों की फिंगर को अपनी नोज़ के पास ले जाते हो तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी हॉट एयर नोज़ से बाहर आ रही है, और वो इसी वजह से होता है कि जो आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद जो खाना जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बुशन होता है बाय द ऑक्सीजन। तो वहाँ पे क्या होता है कि पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि देखो, खाने से आपको पता है खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे C6H12O6 ले लिया, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज की एक फॉर्म है जो कि शुगर के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर। लेकिन साथ साथ क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और आपको पता है कि इस एनर्जी का यूज़ हम कहाँ करते हैं बेटा, इस एनर्जी का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, फॉर द वर्क पर्पस, है ना। वर्क करने के लिए तो करते हो भाई। यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, यानी कार्य करने के लिए इस एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यानी कि हीट रिलीज हो रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बेटा इसकी बैलेंसिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइक द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोज्ड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, और वेजिटेबल्स को जब हम वहाँ पे कंपोस्ट में चेंज कर रहे होते हैं, मतलब खाद बना रहे होते हैं जब उसकी, तो जब किसी वेजिटेबल को कंपोस्ट में चेंज करते हैं तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये भी आपको एक नोट करके ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे हम पढ़ेंगे लाइक द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जानना है। अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जाना जाए तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, वहाँ पे हीट रिलीज होती थी। और अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे कहा जाएगा कि यहाँ पे हीट जो है वो क्या होगी, सर यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, है ना। हीट को यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एब्जॉर्ब करेंगे। अब तक तो क्या होता था, हीट रिलीज होती थी, और अब यहाँ पे क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री की लैब में कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो नॉर्मली वो केमिकल रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब को बर्नर के ऊपर ले जाते हैं, तो क्या है कि वो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि वो केमिकल रिएक्शन केवल जब ही होगी जब उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी। तो हीट प्रोवाइड करने का मतलब है कि वो केमिकल्स हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे कि आयरन के और सल्फर के पाउडर को अगर एक टेस्ट ट्यूब में लें, और तो देखेंगे कि ये दोनों कोई भी रिएक्शन नहीं करते। लेकिन आयरन की नेल्स और सल्फर के पाउडर को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद जैसे ही बर्नर के साथ उसे हीट करते हैं, मतलब कि उसे हीट देते हैं, तो क्या होता है कि आयरन सल्फाइड यहाँ पे बन के आ जाता है, जैसे कि यहाँ बाउल में दिखाया गया है। आयरन सल्फाइड इस तरह से ब्लैक ब्लैक यहाँ पे कंपाउंड होता है, जैसे कि हम दिखाया कि ये आपने बुनसन बर्नर लिया हुआ है, और यहाँ पे ये चाइना डिश है बेटा, इसे चाइना डिश कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे आयरन सल्फर के मिक्सचर को बर्न करोगे तो आयरन सल्फाइड यहाँ बन के आता है। तो हमने कहा है कि रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो अब तक हमने सीखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन के दो पार्ट हमने सीख लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि दिस इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी कि ये वाली रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैसी होती है, रिवर्स होती है। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता था उसके यहाँ पे रिवर्स होता है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते थे, और यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एक कंपाउंड जो है वो क्या बनाएगा, वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा, और वो क्या है, वो देखो बेटा। वो चीज़ ये है कि अभी हम जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब पढ़ रहे थे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरी में हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 डिफरेंट कैटेगरी कौन कौन सी होंगी वो देखो जरा। तो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो पहला वाला जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन का भी पहला टाइप होता है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। तो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल ले ली, और मैग्नीशियम मेटल लेने के बाद इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई बेटा, ठीक है।
तो आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनती है MgO। तो यहाँ पे आप देखोगे मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर के MgO बना रहा है, मतलब कि एक कंपाउंड बना रहा है। तो और ये तो कॉम्बिनेशन तो हो गया, लेकिन ये यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाएगा एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा अगर हम यहाँ बात करेंगे तो एक होता है बेटा हमारे पास कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे कंपाउंड ले लिया और एक कंपाउंड क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। तो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी होती हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन क्या होता है वो देखो बेटा। यहाँ पे क्या होगा, या जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक कंपाउंड ले लिया जो भी पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CO होता है। अब एक दूसरा कंपाउंड और ले लिया, जैसे कि वाटर ले लिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है बेटा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बनाता है। क्या बनाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे कंडीशन की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास है एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने ले लिया इस तरह से एलिमेंट, मतलब एक तरफ तो यहाँ पे एलिमेंट हो और एक तरफ यहाँ पे क्या हो, कंपाउंड हो। तो एक एलिमेंट का किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। यानी कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी 3 टाइप ध्यान रखने होंगे। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन होता है, और तीसरा होता है एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो कि एक कंपाउंड है, सभी को पता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि एक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप के आइटम है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइटम है। तो ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस यहाँ पे बनाती हैं। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन के बारे में आप बता सकते हो कि कॉम्बिनेशन भी जो है 3 टाइप का होता है, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन और एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन। अगर इसी के बिहार पर इस रिएक्शन को मैं डिस्टिंग्विश करना हो ये किस तरह की रिएक्शन है, तो आप देखो सल्फर क्या है, एलिमेंट है, आयरन क्या है, एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, हम सीख रहे थे यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो देखो जैसे कि यहाँ पे एक AB कंपाउंड है। अब AB कंपाउंड क्या होगा कि वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब स्प्लिट होकर के वो क्या बनाएगा, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, जैसे A और B। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है ना। एक जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या बन के आ रहा है सर, एक A बन के आ रहा है और एक क्या बन के आ रहा है, B बन के आ रहा है। सो व्हाट आर दीज आर द रिएक्टेंट, मतलब ये यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये यहाँ पे प्रोडक्ट है। यानी कि एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे बना लेता है। तो हमने कहा कि अ केमिकल रिएक्शन in which a compound is split into the 2 or more simple substances are called the decomposition reaction। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कहा कि दिस विल बी टेक अंडर द 3 कंडीशन, यानी कि ये 3 कंडीशन में हो सकता है। कैसे हो सकता है कि डिकम्पोजिशन हीट करने पर हो तो उसे कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करने से हो तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाए तो उसे कहा जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन 3 कंडीशंस में होता है। तो देखो यहाँ पे 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन है कि अगर आप कंपाउंड को यहाँ पे हीट करते हो तो हीट करने पर डिकम्पोजिशन हो, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के यहाँ पे 3 टाइप हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। इतना करने के बाद अब इन तीनों के एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या होगा। देखो सभी जानते हो कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। जब आप इसे हीट करोगे तो हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 2 कंपाउंड में यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो जब ये 2 कंपाउंड में यहाँ पे स्प्लिट होता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली हुई है। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या करना है, हम जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हीट करेंगे तो हीट करने पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बचेगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलैम कहते हैं। अब इस चीज़ के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, जब हम कैल्शियम कार्बन को यहाँ पे हीट करते हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि सर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो इसके लिए हम काम करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेकर के वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले सकते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। तो अब क्या होगा, इस लाइम वाटर में, ये जो लाइम वाटर जो लिया हुआ है, इस लाइम वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आती है, इस गैस को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस गैस को यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके द्वारा यहाँ पे पास करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे CO2 गैस आएगी तो वो क्या करेगी,
इस टेस्ट ट्यूब में जो भी हमारे पास लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, तो उसे वो रिएक्ट करके क्या बनाएगी, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बना लेगी, जैसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन इसकी आपको याद होगी, जैसे कि हमें सपोज करना है कि यहाँ CO2 निकल रही है, कन्फर्म करना है। तो अगर हम इस CO2 गैस को लेकर के अगर हम एक काम करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, तो जैसे ही इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये CO2 गैस पास होगी, तो आपको पता है कि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा पानी। और आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर का इनसॉल्युबल होता है, और वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मिल्कीनेस बनेगी बेटा। क्या बनेगी बेटा, मिल्कीनेस। तो मिल्कीनेस बनेगी तो मतलब समझ में आ जाएगा हाँ CO2 गैस वहाँ पे बन रही थी, CO2 गैस निकल रही थी। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे पास और भी हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे इस वाले कंपाउंड की बात करेंगे। लाइक हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया हुआ फेरस सल्फेट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट के यहाँ पे ग्रीन क्रिस्टल्स लिए हुए हैं बेटा। कौन से लिए हुए हैं, ग्रीन क्रिस्टल्स। जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे फेरस सल्फेट लिए हुए हैं, ग्रीन क्रिस्टल लेते हैं। तो इसे हम लोग बेटा जनरली ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। फेरस सल्फेट फॉर्मूला होता है FeSO4 एंड डॉट 7H2। इसे हम फेरस सल्फेट या फिर ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। तो जैसे इसे हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो ग्रीनिश कलर ना, थोड़ी देर गर्म करने के बाद वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है वाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि वो जैसे हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें जितना भी क्रिस्टलाइन वाटर होता है वो डिकम्पोज होकर के वहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट करने पर वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है ना। तो दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन। एक एग्जाम्पल और भी है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे, लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो अगर हम लेड नाइट्रेट लेते हैं और लेड नाइट्रेट को यहाँ पे जैसे हम हीट करेंगे, तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होता है कि यहाँ पे एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, और लेड ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा, तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि होती है कैरीड आउट बाय द हीटिंग, जो हीट की वजह से होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी। किसकी निकलेंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वाइट फ्यूम्स निकलती हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लाइक इस एग्जांपल की बात करते हैं। लाइक दिस इज, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या हुआ, शुगर लिया बेटा। क्या लिया बेटा हमने यहाँ पे हमने ये शुगर ले लिया। शुगर का फॉर्मूला तुम जानते हैं C12H2211। जैसे ही बेटा इसे हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे एक तो बेटा आपको कार्बन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, कार्बन। ठीक है, और कार्बन के साथ साथ यहाँ पे क्या बन के आता है सर, यहाँ पे बन के आता है आपका वाटर बन के आएगा। कार्बन और क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए इसकी जो रिएक्शन जो होगी वो ये वाली रिएक्शन होगी, बैलेंस करने की कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ग्लूकोज को या सॉरी शुगर को जैसे हीट करते हैं तो कार्बन और वाटर में डिकम्पोज होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे कि अगर कोई गैस जब रिलीज होती है किसी कंपाउंड किसी रिएक्शन में, तो वहाँ पे एक अपवर्ड एरो का सिंबल यहाँ पे इस तरह से लगा दिया जाता है। तो हम यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में समझ सकते हैं, शुगर जैसे ही लेंगे और उसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर एक काला काला सब्सटेंस बचेगा, और ये जो काला काला सब्सटेंस जो होता है बेसिकली वो कार्बन होता है, और ये वाटर जो होता है वेपोराइज होकर के बाहर निकल जाता है। दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो वी कंक्लूड, हमने कंक्लूजन निकाला, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीड आउट बाय द हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होती है उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़े। एग्जांपल हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास एग्जांपल था हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और हीटिंग ऑफ शुगर। ये 4 एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़े। ठीक है, अब बेटा हम इसके बाद आगे यहाँ पढ़ेंगे अबाउट द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन विच इज़ ऑल अबाउट लाइक एक थर्मल डिकम्पोजिशन तो होएगा। अब नेक्स्ट डिकम्पोजिशन डिस्कस कर लिया जाए। दिस इज ऑल अबाउट लाइक व्हाट, द फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, हम बात यहाँ करेंगे फोटो डिकम्पोजिशन की। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पे दोनों एग्जांपल है और दोनों एग्जांपल यहाँ पे सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर द 12th बोर्ड, है ना, सॉरी 10th बोर्ड। तो 10th बोर्ड के लिए आप इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि बेटा अगर हम यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, ठीक है, अब सिल्वर के ब्रोमाइड को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, रखने का मतलब जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल में रख दीजिए या फिर किसी चाय डिश में आप सनलाइट में रख दीजिए, तो क्या होगा, उसमें से ब्रोमीन जो है डिकम्पोज होकर बाहर निकल जाती है और वहाँ पे सिल्वर बचती है, ग्रेस कलर की सिल्वर वहाँ पे बचती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लाइक फोटो डिकम्पोजिशन। क्योंकि फोटो क्यों हो रहा है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होता है वैसे ही सिल्वर क्लोराइड के साथ होता है। अगर इन दोनों में से किसी भी कंपाउंड को अगर सनलाइट के साथ एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, तो क्या होता है कि सिल्वर और क्लोरीन और सिल्वर ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाते हैं। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकल के आता है द डिकम्पोजिशन ड्यू टू द लाइट इज कॉल्ड द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे एक वॉच ग्लास है और वॉच ग्लास में अगर सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से सनलाइट आएगी, आपको सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा और यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर का सिल्वर यहाँ पे बन के आ जाएगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये चीज़ ही आपको पता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड और का जो यूज़ होता था बहुत टाइम पहले, वो यहाँ पे फ़ोटो को बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप देखो, बोथ दीज़ रिएक्शन, ये दोनों की दोनों रिएक्शन ये यूज़ होती थी एक टाइम पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाने के लिए। जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो बनते थे वो इसी टाइप से बनते थे, क्योंकि सिल्वर वहाँ पे बचती है, तो सिल्वर की कोटिंग इस तरह से यहाँ पे प्रिंटेड हो जाती है और वहाँ पे एक न एक इंप्रेशन, किसी भी इमेज का एक इंप्रेशन यहाँ पे बन जाता है और वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो वहाँ पे आ जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वाज नोन एज अ लाइक फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि जो रिएक्शंस सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। अब बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास है लाइक जैसे हमने वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और वाटर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। ठीक है, वाटर से क्या पास करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर सबसे पहले जो हमारे पास बनती है वो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है बेटा। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। एक इलेक्ट्रोड पर तो बनती है हाइड्रोजन गैस बनती है, और वहीं दूसरे इलेक्ट्रोड पर बेटा यहाँ पे जो बन के आती है वो बन के आती है ऑक्सीजन गैस बन के आती है। क्या बन के आती है बेटा, ऑक्सीजन गैस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है बेटा, तो फाइनली इस तरह की रिएक्शन जो होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो हमने लिखा द डिकम्पोजिशन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिडिफाइड वाटर है और उसमें हमने क्या किया हुआ है, 1 या 2 ड्रॉप हमने यहाँ पे एसिड की डाली हुई हैं और फिर वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं। अब यहाँ पे कहा गया है इलेक्ट्रोलाइसिस का जो यूज़ है वो हम किस तरह से करते हैं, उसके यूज़ के बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं, जैसे कि एसिडिफाइड वाटर का यूज़ हम यहाँ पे कैसे करते हैं। तो आप सारी चीज़ें देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे इस तरह से एक बीकर होता है बेटा। अब इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पे ये मेटल की 2 रॉड ली हुई हैं, जैसे ग्रेफाइट की बनी हुई 2 रॉड हैं। अब इन दोनों रॉड का जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे बैटरी से करते हैं बेटा, दिस इज द बैटरी। ठीक है, ये बैटरी है। तो बैटरी से जैसे ही यहाँ पे हम करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे हमने लिया हुआ वाटर लिया हुआ, वाटर में 1 या 2 ड्रॉप हमने एसिड की डाल दी ताकि उसका आयनाइजेशन हो जाए। तो एसिडिफाइड वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस द आयंस, मतलब जो एसिडिफाइड वाटर क्यों ले जा रहा है, ताकि उसमें आयंस बन जाएं। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड पर, यानी कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, उस कैथोड इलेक्ट्रोड पर तो यहाँ पे बन के आएगी हाइड्रोजन गैस। अब कैथोड इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिव वाला। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उस पर तो यहाँ पे क्या बनेगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। और जो एनोड इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि जो पॉजिटिव वाला जो होता है, उस पर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन के आती है। अब क्योंकि पानी का यहाँ पे जो यूज़, पानी का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कर रहे हैं, सो दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप बताओगे द डिकम्पोजिशन इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट नोन एज द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में सीख लिया। अब रिएक्टिविटी सीरीज हमने पहले ही सीख ली थी। रिएक्टिविटी सीरीज हम सभी जानते हैं, सब पहले हमने पढ़ ली थी। पोटेशियम, उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे मेटल्स को हमने उनकी रिएक्टिविटी के बिहाफ पर अरेंज किया हुआ है। टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो क्या होता है कि रिएक्टिविटी जो होती है मेटल्स की, वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करें, क्योंकि सबसे ऊपर जो मेटल होगी पोटेशियम, वो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव होगी, और गोल्ड की बात करेंगे यानी सबसे बॉटम में जो रिएक्शन है वो यहाँ पे क्या होगी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगी। तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है। तो हमने कहा द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स का ऐसा अरेंजमेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि जब मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर देते हैं तो हमें जो सीरीज मिलकर आती है उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बिहार पर हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी एक इस तरह से एक सब्सटेंस है, यानी कि रिएक्टेंट है, जिसका नाम है ए बी। अब इस ए बी में हमने यहाँ पे कोई एक सी सब्सटेंस डाला, कोई भी एक सी सब्सटेंस है ना, कोई भी एक सी सब्सटेंस पे डाल दिया, और डालने के बाद सी क्या करता है कि ए बी से मान लो बी को डिस्प्लेस कर देता है। तो मतलब जैसे हमने सी यहाँ पे डाला तो सी क्या कर रहा है, यहाँ पे इस बी के साथ यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, और ए को यहाँ पे क्या कर रहा है, ए को यहाँ पे कर रहा है डिस्प्लेस। तो अगर इस तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने लिखा व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव कर देता है एनोदर या फिर सिमिलर एलिमेंट को हैविंग द लेस रिएक्टिविटी, जिसकी लेस रिएक्टिविटी होती है, एंड फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, तो दीज रिएक्शंस आर टर्म एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से वहाँ पे डिस्प्लेस कर देती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो बेटा एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे आयरन की नेल ली हुई है, मतलब लोहे के हमने यहाँ पे चोभे लिए हुए हैं, और यहाँ पे एक ये सैंड पेपर लिया हुआ है, दिस इज द सैंड पेपर।
अब हमने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, दिस इज द कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये जो है बेटा यहाँ पे क्या है, दिस इज द कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या करनी है कि यहाँ पे एक कॉर्क की हेल्प से जो आयरन की नील्स थी वो उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल करके लाइक 2 और 3 डेज के लिए यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आयरन की नील्स यानी कि एफी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल के यहाँ पे रख रहे हो। अब हमें क्या करना है, पहले तो यही पता करना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे यहाँ पे, और रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा कि आयरन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे कॉपर से ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव मेटल है ना, ये मोर रिएक्टिव है और ये कैसी है, लेस रिएक्टिव है। तो दिस इज द मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है और ये कैसी है बेटा, यहाँ पे लेस रिएक्टिव है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, तो आयरन क्या करेगी, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे बना लेगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। इसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिकल वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और फाइनली हमें ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो आपको पता है जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है, तो क्या बनाएगी, जिंक सल्फेट बनाएगी और कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, क्योंकि जिंक की जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब वो यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया था। अब जैसे कि लेड को हम डाल देते हैं जैसे क्यूपरस क्लोराइड में, तो आपको पता है कि लेड की जो पोजीशन है वो कॉपर से कैसी होती है, ऊपर होती है, तो ये इसे डिस्प्लेस कर सकती है और यहाँ पे लेड क्लोराइड और यहाँ पे कॉपर यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फाइनली ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो लेड क्या कर रहा है, लेड डिस्प्लेसेस द कॉपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा हम सीखेंगे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन्हें हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक ये सॉल्ट था, एक कंपाउंड था जिसमें एक कैटायन था ए पॉजिटिव, एक अनायन था बी नेगेटिव। ऐसे ही सी डी कंपाउंड में था, सी पॉजिटिव कैटायन था और डी नेगेटिव अनायन था। तो ये क्या करते हैं, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव अपने अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और वहाँ पे ए डी और बी सी तरह के कंपाउंड यहाँ बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने कहा द रिएक्शंस वेयर ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड by the exchange of ions between the reactant are example of the double displacement reaction। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज की वजह से एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया हुआ जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं लाइक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें कोई भी क्लोराइड सॉल्ट मिलाते हैं, तो यहाँ पे एक लेड क्लोराइड का येलो पीपीटी यहाँ पे फॉर्म होता है। तो आप इसे कहेंगे यहाँ पे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने ये भी एक चीज़ और भी कही है कि एनी रिएक्शन मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट, जो कि प्रेसिपिटेट को बनाती है, उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के वही हमने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया हुआ। सोडियम सल्फेट में जैसे ही बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी यहाँ बन के आता है। ये सारी प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बेटा शूट कर रखी है, आप प्रैक्टिकल वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बेरियम सल्फाइड लेकर के उसमें जिंक सल्फेट मिलाएंगे तो यहाँ बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बनेगा। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही क्यूपरिक क्लोराइड में जैसे ही आप यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूपरस आयोडाइड का ब्राउन पीपीटी मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ मिलेगा आपको पोटेशियम क्लोराइड। तो ये भी क्या है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज वेल एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। ये इनकी बेटा बैलेंसिंग है। तो प्रेसिपिटेट के सिंबल को एक डाउनवर्ड एरो की तरह दिखाया जाता है। जैसे ये प्रेसिपिटेट जो बन के आता है तो उसे डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन बन के आ रहा है, तो प्रेसिपिटेशन भी है और साथ साथ वो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो देखो जरा। अगर हम कॉपर लेकर के उसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन के आ जाता है। तो यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे कि चाइना डिश में देखोगे कॉपर जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है तो इस तरह से यहाँ पे कॉपर सेकंड ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर कंपाउंड यहाँ पे होता है, ठीक है। अब जैसे कि इथाइल एल्कोहल है, C2H5OH का फॉर्मूला होता है। सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो एक तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड मिलता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन का रिलीज होना भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल कहलाता है, मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन करना और हाइड्रोजन को रिलीज करना। तो ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इथाइल एल्कोहल क्या कर रहा है, इथाइल एल्कोहल हैज लॉस्ट द हाइड्रोजन, तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हैंस ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है
वो ऑक्सीजन तो गेन करना होता है और हाइड्रोजन को लॉस करना होता है, और इस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में इसके अपोजिट होता है, हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस होगा। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन जैसे ही हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो मीथेन गैस बना लेता है, तो हाइड्रोजन के साथ कंपाइल हो रहा है तो मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब जैसे कि ओजोन है, ओजोन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बनाता है, साथ ही साथ एक नीसेंट ऑक्सीजन भी लिबरेट करता है। अब नीसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, एक वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम जो होता है, सिंगल एटम जो होता है उसे नीसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या आती है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन। अब एक होती है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। तो हमने कहा व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो उसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सेकेंड ऑक्साइड लेंगे, हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे और फाइनली यहाँ पे H2O बन जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से जब ये कंपाउंड बना तो इस कंपाउंड ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसने यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या किया हुआ है, लॉस किया हुआ है। और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके जब यहाँ पे फाइनली जो कंपाउंड बनाता है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या बनाया है, ऑक्सीजन बना हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को यहाँ पे गेन कर रहा है। तो मतलब एक कंपाउंड लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन को गेन करना क्या यहाँ पे क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइक रिडॉक्स रिएक्शन। ये यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना, ऑक्सीजन का लॉस है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और हाइड्रोजन से वाटर का बनना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे कहलाएगा। तो CuO जो है वो चेंज हो रहा है Cu में बाई द रिमूविंग द ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, और कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन इज एक्सचेंजिंग चेंजिंग इनटू H2O, तो ऑक्सीजन बीइंग टू एडेड द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दी जा रही है, तो हाइड्रोजन इज बीइंग टू ऑक्सीडाइज टू वाटर, यानी कि हाइड्रोजन का वाटर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक बात ध्यान रखना है कि CuO क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ना, है ना। CuO क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, काय के लिए दे रहा है, ऑक्सीडेशन करने के लिए दे रहा है, इसलिए से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। और द सब्सटेंस विच गिव्स द ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ये आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए उन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द ऑक्सीजन, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। तो द सब्सटेंस विच रिमूव्स द ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट की रिएक्शन कार्बन से कराते हैं, तो एक बेरियम सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड बन के आता है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और कार्बन ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ बेरियम सल्फेट है और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आप इस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर सकते हो। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन से करेंगे तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, तो जिंक ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो मतलब रिडक्शन हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है तो मतलब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कहलाएगा। एग्जाम्पल MnO2 HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, MnCl और प्लस क्या मिलेगा, H2O, तो यहाँ पे साथ ही साथ एक Cl2 और मिलेगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि MnO2 ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और HCl क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, रिडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 है, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के हमारे पास क्या है, HCl है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने अच्छे से नोट्स बना लें, एंड नोट्स बनाने के बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली जो है व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। माई नंबर इज़ 9557080802। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।